अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रिसेंटली सिंगापुर में पाकिस्तान की हाई कमिश्नर ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सीन लूंग से मिले और उनसे एजुकेशनल कोलैबोरेशन की दरख्वास्त की। सिंगापुर जनूबी मशरकी एशिया का एक इंतहाई छोटा मुल्क है जिसका रकबा तकरीबन 720 स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी 56 लाख, लेकिन इसको एशिया का ड्रीम कंट्री कहा जाता है। सिंगापुर वो मुल्क है जिससे दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी में सीखा और उसके बाद अपनी पॉलिसीज़ को उस अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट किया, मॉडिफाई करके। सिंगापुर गो के बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन इंतहाई बड़े ममालिक जैसे चीन है, उन्होंने भी सिंगापुर से लेसन्स लर्न किए हैं। डेंग ज़ाओपिंग जो चीन के सुप्रीम लीडर 1978 में थे और मॉडर्न चाइना को उनको आर्किटेक्ट कहा जाता है मॉडर्न चाइना की ग्रोथ का, उन्होंने 1980s में सिंगापुर कई दफ़ा डेलीगेशंस भेजे जो सिंगापुर की गवर्नेंस से सीख कर आके चाइना में पब्लिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते रहे और चाइना का ग्रोथ का पाथ जो है वो डिफ़ाइन करते रहे। पाकिस्तान के लिए भी सिंगापुर की गवर्नेंस में बहुत सारे लेसन्स मौजूद हैं। तो आज मैं आपसे सिंगापुर के जो फैक्टर्स हैं जिसने सिंगापुर को एक प्रॉस्परस और एक रिच कंट्री बनाया है वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे कुछ डेटा शेयर करूंगा। सिंगापुर 1959 में तकरीबन 580 स्क्वायर किलोमीटर्स का मुल्क था और इस वक्त वो तकरीबन 720 स्क्वायर किलोमीटर्स का मुल्क है। और ये जो तकरीबन 20% एरिया उसने बढ़ाया है, ये किसी जंग के ज़रिए नहीं बढ़ाया गया, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए समुंदर में से लैंड को रिक्लेम करके बढ़ाया गया है। इसी तरह सिंगापुर की 1959 की आबादी 15 लाख थी और इस वक्त 56 लाख है। पर कैपिटा जीडीपी जो किसी भी इकोनॉमी का एक इंडिकेटर होता है कि उस इकोनॉमी में कितनी स्ट्रेंथ है, वो सिंगापुर की 1959 में तकरीबन $483 थी और इस वक्त $53,000 पे खड़ी है। सिंगापुर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 1959 का था वो तकरीबन 14% था और इस वक्त वो 2% पे है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी किसी मुल्क की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा इंडिकेटर होते हैं। सिंगापुर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो 1959 के थे वो तकरीबन $383 मिलियन थे और आज के सिंगापुर के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $250 बिलियन पे खड़े हैं। तो जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो तकरीबन 18 से 20 बिलियन पे हैं, जबकि सिंगापुर के 250 के करीब खड़े हैं। तो तकरीबन आप समझ लें कि पाकिस्तान से जो सिंगापुर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो 12 से 13 गुना ज़्यादा हैं इस वक्त। इसके अलावा सिंगापुर ऑल्सो is known as one of the least corrupt countries in not only in Asia but in the entire world. सिंगापुर की करप्शन कंट्रोल करने में जो सबसे अहम इदारा रहा है वो करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये सिंगापुर का मेजर इदारा है जिसने करप्शन को कंट्रोल किया है। आप हैरान होंगे सुन के कि CPIB का जो कन्विक्शन रेट जो वो जिन लोगों को वो पकड़ता है करप्शन में वो 100% है। इंतहाई वेल ट्रेंड लोग वहाँ पे हैं, इंतहाई वहाँ पे जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो उस इदारे को प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा ये इदारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों की करप्ट प्रैक्टिसेस को डिटेक्ट करता है और फिर पकड़ता है और प्रोसिक्यूट करता है, और पेटी और ग्रैंड करप्शन दोनों में इसका बहुत अहम रोल है। हमें भी चाहिए कि हम अपने इदारों को इन्हीं लाइंस पे स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम हर किस्म की करप्शन को कन्विक्शन तक लेके जाएं और लोगों के लिए डेटरेंस बने। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सालाना तौर पे छपता है उसमें सिंगापुर को इंतहाई क्लीन गवर्नमेंट और इंतहाई क्लीन स्टेट के तौर पे डिक्लेयर किया जाता है। सिंगापुर की गवर्नेंस में जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा लेसन है वो ये है कि वहाँ पे एक प्रैग्मेटिक लीडरशिप रही और पाकिस्तान में भी अब हम देख रहे हैं कि एक प्रैग्मेटिक लीडरशिप आ चुकी है। और सिंगापुर की जो लीडरशिप थी उसको ली कुआन यू ने इस तरह डिफाइन किया कि उन्होंने मेरिट के ऊपर लोगों को लगाना शुरू किया। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप जो उन्होंने लिया, उन्होंने राइट पीपल फॉर द राइट जॉब लगाए। इसके अलावा उन्होंने कई अनपॉपुलर और कन्वेंशनल विजडम के खिलाफ भी डिसीजन लिए। फॉर एग्जांपल, उन्होंने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को सिंगापुर में इनवाइट किया और उनसे कहा कि वहाँ पे सब्सिडरीज इस्टेब्लिश करें। इन सब्सिडरीज को वहाँ पे इस्टेब्लिश करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि सिंगापुर की लोकल लेबर जो थी वो टेक्निकली कॉम्पिटेंट हो गई और वहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हुई। सेकंड जो फैक्टर सिंगापुर की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा वो वहाँ की इफ़ेक्टिव ब्यूरोक्रेसी और क्लीन गवर्नमेंट है। सिंगापुर की जो इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट है उसका अंदाज़ा हम इस तरह लगा सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने कई दफ़ा सिंगापुर की गवर्नमेंट को मोस्ट इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है।
अगर आप रिसेंट फिगर्स भी देखें तो सिंगापुर की गवर्नमेंट मोस्ट इफेक्टिव गवर्नमेंट डिक्लेयर हुई है और इसमें सिंगापुर ने बहुत हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ को बीट किया है, जिनमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया और डेनमार्क जैसे मुल्क शामिल हैं। सिंगापुर की जो सिविल सर्विस है वो भी इंतहाई कॉम्पिटेंट है और इनकरप्टेबल और कॉम्पिटेंस में उसका कहीं दुनिया में उसका कंपैरिजन नहीं मिलता। वहाँ पे सैलरीज सिविल सर्वेंट्स की इंतहाई हाई रखी गई हैं ताकि वो करप्शन की तरफ बिल्कुल ना जाएं और इसके अलावा वहाँ पे जो वॉच डॉग्स हैं करप्शन के अगेंस्ट उनको भी इंतहाई स्ट्रॉन्ग किया गया है। थर्ड फैक्टर जो सिंगापुर की ग्रोथ में और प्रॉस्पेरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रहा, जिसमें पाकिस्तान के लिए लेसन हैं, वो है एजुकेशन। और जैसे मैंने शुरू में इस वीडियो के बताया था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर से एजुकेशन में कोलैबोरेशन की बात की है। सिंगापुर के पॉलिटिकल लीडर्स शुरू से इस बात का उनको एहसास था कि सिंगापुर के पास कोई वसाइल नहीं है और उनको सिर्फ अपनी पॉपुलेशन से और अपनी मैन पावर से ग्रो करना है, इसलिए वो हमेशा से एजुकेशन में एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं। और आज सिंगापुरियन स्टूडेंट्स इंटरनेशनल जो असेसमेंट्स होती हैं एग्जाम्स की, उनमें स्पेशली मैथमेटिक्स और साइंस में उनमें टॉप परफॉर्मर्स होते हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत बड़ा एक सबक है इसमें कि हमें एजुकेशन में मैसिव इंजेक्शन करना पड़ेगा और हमें लॉन्ग टर्म में ये देखना पड़ेगा कि हमें अगर हमने लॉन्ग टर्म ग्रोथ करनी है तो हमें एजुकेशन में बहुत मैसिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन और रिसोर्स एलोकेशन करनी पड़ेगी। और लास्टली जो फैक्टर सिंगापुर के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट रहा वो लर्निंग फ्रॉम अदर कंट्रीज़। सिंगापुर ने कभी भी अपने आप को बंद नहीं किया, कभी भी क्लोज साइलों में दुनिया से नहीं रखा, बल्कि बाकी ममालिक से हमेशा पॉलिसी डिफ्यूजन के ज़रिए वो समझते रहे हैं और उसको एसिमुलेट करते हैं कि बाकी दुनिया क्या पॉलिसीज़, पब्लिक पॉलिसीज़ बना रही है, गवर्नेंस में क्या मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और उनको अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक उनको वेरी करके अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करते रहे। सिंगापुर के लेसन्स को पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स अगर अच्छी तरह इसका जायज़ा लें और पाकिस्तान के हिसाब से मॉडिफाई करें तो ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अच्छा मॉडल है जिसको हम इम्प्लीमेंट करके ग्रोथ पाथ पे चल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें 3 एरियाज़ में केयरफुल होना पड़ेगा। सबसे पहले पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का जो वाइडर पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट है वो हमें क्या बता रहा है और उस वाइडर पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट में क्या पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी है चीज़ों की, क्या सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, और सिंगापुर के जो प्रिंसिपल्स हैं मेरिटोक्रेसी का, अकाउंटेबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी का, उसको कैसे हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे पॉलिसी मेकर्स और पॉलिटिशियन को समझनी पड़ेगी कि हमें वो विल पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप करनी पड़ेगी जो सिंगापुरियन लीडर्स ने डेवलप की, जिसके ज़रिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन और एलोकेशन की जा सके ताकि हम ग्रोथ पाथ पे चल सकें। और लास्टली सिंगापुर की तरह हमें ये लर्न करना पड़ेगा कि पॉलिसी डिफ्यूजन दुनिया में बहुत होती है और दुनिया में एक दूसरे से लर्न करने की जो कैपेसिटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं। हमें भी दुनिया से जो बेसिक प्रिंसिपल्स पॉलिसी मेकिंग के हैं और जो न्यू और मॉडिफाइड और लेटेस्ट पॉलिसी मेकिंग प्रिंसिपल्स हैं उसको समझना चाहिए और उनको अपने कॉन्टेक्स्ट से मॉडिफाई करके उनको अपने कॉन्टेक्स्ट में इम्प्लीमेंट करना होगा। थैंक यू वेरी मच।